उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूबहू रोज यही होता नजर आता है। ऐसा लगता है कि कोई इधर का है, कोई उधर का है, और कौन किधर का है शायद उसको भी नहीं पता कि वो इस वक्त किस खेमे में बटा है। खासकर बीजेपी के सरकार में उनके सहयोगी अपना दल एस दो नेता हैं। एक है राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री, दूसरे कल तक के कार्यकारी अध्यक्ष और आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैं बहुत नाराज हूं और योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं। बाकायदा उनके दुख को आप इस तरीके से समझिए कि वो पोस्ट करके लिख रहे हैं कि सूचना विभाग 1700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहा है, उनकी खबरें नहीं चलने दी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। और दूसरी तरफ है विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो इस पूरे मामले में बड़े ही अलग तरीके से आशीष पटेल के साथ नजर आ रहे हैं। जरा पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए। सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, वो सरकार पे ही अपने आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सूचना विभाग से ये हमारे खिलाफ ये सूचनाएं दी जा रही हैं और षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। हालांकि 1700 करोड़ कम बताया उन्होंने। मैंने पूरा उनका ट्वीट नहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी हुई है कि 1700 करोड़ का बताया उन्होंने कि जो पत्रकार साथी हैं हमारे, इनको 1700 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। अब मुझे नहीं पता न्यूज 24 को कितना बजट मिला होगा, ANI को कितना बजट मिला होगा, भारत समाचार को कितना बजट मिला होगा, लेकिन सुना यह है कि 1700 करोड़ से ज्यादा पैसा आप लोगों पे खर्च हुआ है। सोचिए 1700 करोड़ रुपए। तो वो आशीष पटेल जी जो कुछ कह रहे होंगे क्योंकि कैबिनेट में बैठते हैं, सरकार में, तो कुछ तो सच्चाई बता रहे होंगे। पद छोड़ने की बात भी कही है। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो जानकारी दे रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हमें लगती। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साहब 1700 करोड़ कौन किसको दे रहा है जरा आप मीडिया वाले बताइए। लेकिन इस फंसी हुई घड़ी में आशीष पटेल को याद आ रहे हैं कवि पास, लिख रहे हैं कि मैं घास हूं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। कौन कर रहा है, कौन साजिश है, कौन किधर है, इस पर बात करेंगे आज मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ विजय उपाध्याय, और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, और साथ ही साथ हमारे अपने सहयोगी अमीश राय जी जो कि UP-तक.in को हेड करते हैं। पहले चलेंगे विजय जी आपके पास, क्या चल रहा है लखनऊ में? कौन किससे दोस्ती निभा रहा है, किसकी मोहब्बत किससे है और दुश्मनी किससे है? ये समझना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। अपना दल में जो कुछ चल रहा है वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा। वजह यह है कि आशीष पटेल RES में इंजीनियर थे, वहां से इस्तीफा दिया, फिर वो MLC राजनीति शुरू की उन्होंने, तुरंत MLC बन गए, मंत्री बन गए। तो राजनीतिक अनुभव तो उनको है नहीं। लेकिन क्या होता है जब कोई अधिकारी है, इंजीनियर है या कोई ब्यूरोक्रेट है, वो अगर टेक्नोक्रेट है, अगर वो पॉलिटिक्स में आता है तो ये मान के आता है कि सबसे अच्छी मैं राजनीति कर लूंगा। और ये जो उसकी सोच होती है, दरअसल सोचने में और प्रैक्टिकल में जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का होता है। तो यहाँ आके वो फंस जाता है। आशीष पटेल न सिर्फ खुद फंसे हुए हैं बल्कि पार्टी को भी मुश्किल में खड़ा कर दिया है, इसीलिए उनका एक तरीके से डिमोशन हो गया है। और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जो माहौल पिछले दिनों बना या जब भी चुनाव के समय भी बना, पिछली बार पल्लवी को लेके आके उनके सामने लोगों ने खड़ा कर दिया पैरेलल, वो उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आशीष पटेल ही वजह माने जाते हैं। तो अभी जो पार्टी के भीतर चल रहा है उसमें भी आशीष पटेल ही सबसे ज्यादा टारगेट पे है। ये बात अनुप्रिया समझ रही। तो दिक्कत यही है आशीष पटेल के साथ कि वो देखिए, चूंकि अनुप्रिया के हस्बैंड हैं तो ताकत तो उनको करीब करीब उतनी ही उनके पास है जितनी अनुप्रिया के पास है। लेकिन जो वो करते हैं, जिस तरीके से उनके राजनीति करने का उनका जो तौर तरीका है, वो उस तरीके से है नहीं, क्योंकि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है राजनीति में, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अच्छे कार्यकर्ताओं को पहचानना पड़ता है, उनकी पीठ ठोंकनी पड़ती है। और जब आप ये सब नहीं कर पाते हैं, मतलब मेरा कहना है कि अगर यूपी में अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको पहले अध्ययन करना पड़ेगा कि मुलायम सिंह ने कैसे राजनीति की, ND तिवारी ने कैसे राजनीति की, राजनाथ जी कैसे राजनीति करते थे, कल्याण सिंह कैसे राजनीति करते थे। ये सब आइकॉन है, मॉडल है। अगर आप लोगों को पहचान नहीं पाते हैं तो मुश्किल होती है। अगर कोई विरोध करता है राजनीति में तो उसको भी अपना बनाया जाता है, उसकी भी पीठ ठोकी जाती है, मौके पे उसके काम किए जाते हैं।
और ये मुश्किल आशीष पटेल के साथ हमेशा रही। वो हमेशा इस सोच में रहे कि वो जो करते हैं वही ज्यादा ठीक है, बाकी अगर कोई गलत है तो उनकी निगाह में गलत है। तो शायद इस तरह की चीजें बेहतर नहीं है उनके लिए और ना अपना दल के लिए। मैं आपके पास डिमोशन वाले सवालों के साथ आऊंगा, लेकिन राहुल लाल जी, मेरा सवाल ये है कि कहीं आपको कुछ लोग पाला बदलते नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बीते दिनों अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जब मंच पर थे और उसके बाद जब उन्होंने पहली बार 1700 करोड़ का नाम लिया और आरोप लगाया कि उनकी सरकार ही उनके खिलाफ साजिश कर रही है, उनकी पार्टी तोड़ने की साजिश कर रही है, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा अक्सर होता है कि आशीष पटेल ज्यादा आक्रामक बात करते हैं और अनुप्रिया पटेल कम आक्रामक बात करती हैं। लेकिन जब अनुप्रिया पटेल से पूछा गया कि क्या आप गठबंधन में 27 तक रहेंगी, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर अनुप्रिया पटेल के गठबंधन में रहने या न रहने लेके नजर आ रही है आपको? देखिए रजत जी, बड़ा रोचक सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश के इस पूरे राजनीति को देखना है तो हम लोग को देखिए, जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि एक तरह से जो जातीय समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ करता था कभी, वो जातीय समीकरण जो है वो लोकसभा चुनाव के दरमियान में भी हम लोगों को दिखा कि वो सीधे सीधे जो है इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ झुका हुआ रहा। और अगर यादव समूह को के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी की कोई जाति है उत्तर प्रदेश में, तो वो कुर्मी समुदाय जो है कि वो हम लोगों को दिखाई देती है और उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा जो है वो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल करते हुए रहे। हम लोगों ने देखा है कि बड़ी मेहनत मुश्किल से अनुप्रिया पटेल किसी तरह से अपना सीट लोकसभा चुनाव में जीत सकी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद से कुछ परिस्थितियां बदली थी, लेकिन अभी जिस तरह से फिर से इटावा का घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश में फिर से जो समीकरण बने हुए हैं अभी, वो कहीं कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जो है कि वो अच्छे नहीं है और ये तमाम जो जातीय समीकरण है वो अखिलेश यादव की तरफ झुके हुए हैं। देखिए, अगर अनुप्रिया पटेल या फिर अपना दल को अगर हम लोग देखें तो इनके प्रतिक्रिया आप लगातार देखें ना, लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको अनुप्रिया पटेल की वो चिट्ठी याद आएगी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो आरोप, उनके सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे तब कि SC ST और ओबीसी वाले जो आरक्षित कोटे के जो सीटें हैं उसको अनरिजर्व कोटे में बदला जा रहा है, उसमें सवाल भी पूछे गए थे। तो लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं न कहीं उन्हें ये चिंता सता रही है और उनके समूह और उनके समाज में ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप जिस समूह की आवाज उठाने की बात करते हैं उसको लेकर सरकार में आप क्या चीज कर पा रहे हैं, और वहां पर वो फंसे हुए लग रहे हैं, वो बीजेपी के खेमे में। तो हमें लग रहा है कि जिस तरह से देखिए छोटे मोटे आरोप नहीं है, सूचना विभाग के ऊपर सीधे ये आरोप लगाना कि 1700 करोड़ रुपया जो है वो जो खर्च कर रहा है उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग, वो अपने ही एक सहयोगी पार्टी के विरुद्ध जो है कि खर्च किए जा रहे हैं गलत समाचार प्लांट करने के लिए, तमाम प्रकार की चीजों को। तो हमें लग रहा है कि पहले तो देखिए ये अपना दल और बीजेपी के बीच में रिश्ते ऐसे दिख रहे हैं, वो हालांकि अभी भी है कि वो प्रयास ये हो रहा था कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के साथ उनके बहुत बेहतर संबंध है, वो अभी भी संकेत दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संबंध गड़बड़ है, कुछ इस प्रकार के संकेत देने के प्रयास हो रहे थे। लेकिन जो जमीनी स्थिति बदली है लोकसभा चुनाव के बाद से और उसके बाद फिर इटावा प्रकरण के बाद से जो स्थिति बदली है, उसमें से कई सारे दल जो है अपने आप को अब असहज महसूस कर रहे हैं। और इस असहज महसूस करने वाले में केवल अपना दल ही नहीं, मैं तो ओम प्रकाश राजभर सरीखे पार्टियों को भी देख रहा हूं जिन्होंने काफी खुलकर जो है कि जन्मदिन के दिन जिस तरह से खुलकर बधाई दी, हालांकि बाद में जब उनका वो बधाई संदेश उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही चर्चा में आ गया तो उन्होंने थोड़ा सा फिर तक जो है कि अपने तल्ख तेवर भी दिखाए। तो ये मामला जितना सीधा सा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है, यानी ये लोग कहीं न कहीं दूसरे खेमे में भी अपने रास्ता खोल के रख सके और उसके दो लाभ होने हैं उनके। एक तो उनके बार्गेनिंग कैपेसिटी में वृद्धि भी हो जानी है, यानी वो लगातार जब धीरे धीरे 2027 तो करीब ही आ रहा है रजत जी, वो दूर तो जा नहीं रहा है। तो अब जब अगर वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भी है अभी, तो वहां पर उस गठबंधन के ऊपर वो दबाव बनाने में भी सक्षम होंगे कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमारे लिए दूसरी जगह के भी रास्ते खुले हुए हैं। ये तो आप यकीन मानिए कि बीजेपी को तब ये लोग दबाव में बना रहे हैं जब अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री है और आशीष पटेल जो है कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो क्षेत्रीय दलों उसके बावजूद अगर वो दबाव में है और इस प्रकार का दबाव बना दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा की परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं। नहीं, सही बात है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश तमाम ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं रजत, जो इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं।
अब वो जिस तरफ करवट ले, आइदर वे, इस वे चाहे उस वे, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। विजय सर, अभी राहुल जी ने नाम लिया ओम प्रकाश राजभर जी का, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की सियासत और अनुप्रिया पटेल की सियासत दोनों में एक फ़र्क तो यही है कि अभी ओम प्रकाश राजभर जी योगी के फाइटर के रूप की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। जितना योगी सरकार का कोई दूसरा मंत्री नहीं अखिलेश यादव को घेर रहा है, उतना अकेले वो और उनके बेटे अरुण राजभर दोनों लोग मिलकर घेर रहे हैं। वो तो अपनी सरकार के प्रति एक निष्ठा लगातार साबित कर रहे हैं। लेकिन इस अनुप्रिया पटेल के मामले को थोड़ा और मैं खुलकर इस नज़रिए से आपसे समझना चाहूँगा कि क्या ये केंद्र की तरफ से किया गया कोई इशारा है, केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से, कि आपको दो बातें हो रही है ना, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित का नारा चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश भर में बीजेपी को असहज कर रहा है। ये एक छवि बन रही है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार सवर्णवादी सरकार, जनरल कास्ट की सरकार, खास करके राजपूत कास्ट की सरकार हो गई है। तो क्या ये कोई केंद्र की कोई रणनीति है कि अनुप्रिया पटेल एक्टिव रहे, या उस राजनीति की ओर इशारा है जो दबे छिपे लोग ये बात करते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है और दिल्ली को बहुत योगी आदित्यनाथ का कड़क मिजाज पसंद नहीं है? क्या ये है क्या असल में? देखिए, इस बात की चर्चा तो है कि इसमें केंद्र और प्रदेश की जो लड़ाई बीजेपी की मानी जाती है या जिसकी विपक्ष चर्चा करता है, उसका इम्पैक्ट इसमें दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ करी, यानी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तारीफ करी और उत्तर प्रदेश के 1700 करोड़ की बात की। लेकिन ये अनुभवहीनता है कि आपको कौन सी बात किस तरह से रखनी चाहिए। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी में जो सबसे बड़ा सवाल था वो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले से शुरू हुआ, क्योंकि जब टिकट बंटवारे का समय आया था उस समय आशीष पटेल की भूमिका बहुत ज्यादा थी और ये आरोप लगे विद इन द अपना दल के लोगों के द्वारा कि भाई पैसे लेके टिकट दिए जा रहे हैं और ये उचित नहीं है। अभी जो ब्रजेंद्र सिंह ने जो अभी अपने को अलग किया और एक बागी गुट बना लिया, उनका कहना है कि भाई हमारा जो पुराने जो पार्टी को स्थापित करते समय जो कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता जो है उपेक्षित हो गए हैं। दूसरा जो बौद्ध जी का आया मामला जो राज्य मंत्री के दर्जे में है उत्तर प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ठीक न चलने की वजह क्या है? अनुप्रिया दिल्ली में है, आशीष पटेल लखनऊ में है, पार्टी की एक्टिविटी लखनऊ में ही है और लखनऊ में पार्टी जो है सारी एक्टिविटी चूंकि लखनऊ में है तो आशीष पटेल की भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आशीष पटेल संभाल नहीं पा रहे हैं चीजों को, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगाकर पार्टी को और ज्यादा मुश्किल में उन्होंने डाला। अब ये अगर आप लड़ाई जिस सहयोगी दल के साथ हैं, जो बड़े जहाज के साथ अपनी अपनी छोटी किश्ती चला रहे हैं, उस पे जब आप आरोप लगाते हैं तो दरअसल आप स्वयं को ट्रैप करा देते हैं एक ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जहां से निकलना इनके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा में तो चीजें पता ही नहीं होता है कि वास्तव में टकराव है कि नहीं है और है या चर्चा है, तो ये उसमें खामखा में उसमें इन्होंने एंट्री मारी है। इनका काम था कि अपनी पार्टी को मजबूत करते। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए इनको भी नुकसान हुआ। अगर ये अपनी 2 सीटें जिता लिए होते तो ज्यादा बेहतर सिचुएशन में होते। एक ही सीट जीत पाए, बीजेपी का तो नुकसान हुआ, इनका भी नुकसान हो गया। तो कई ऐसे आयाम हैं इसमें जहां पे जो अनुभव होना चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए, जिस काम के लिए अपना दल, जो मिशन के तहत अपना दल काम करती थी, वो मिसिंग हो गया और भाजपा के सहारे रह के ये सत्ता में, और सीटों की संख्या तो विधानसभा में भी इनकी बीजेपी की वजह से आई, लेकिन इनका जो आधार था वो कहीं न कहीं जाके दिक्कत में आ गया। अब जैसे अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव के समय में प्रतापगढ़ में कुछ बोल दिया था तो उसको भी लेके विवाद हुआ। तो अगर आप जैसे ओम प्रकाश राजभर इस समय ज्यादा अनुभवी दिखाई दे रहे हैं, संजय निषाद भी कंपैरेटिवली जो है ज्यादा अनुभवी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम ये अपना दल जो है इसके साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अपना दल एक्चुअली जो कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश का सेकंड लार्जेस्ट ओबीसी कम्युनिटी है और सबसे एक्टिव और सबसे ज्यादा ये स्वाभिमान के आधार पे वोट करते हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग पैटर्न से वोट रहता है इनका। लोकसभा चुनाव में सबसे काफी ज्यादा सीटें लोकसभा की इन्होंने जीती। बीजेपी और सपा का आप देखिए तो करीब 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके जीत गए। तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ उसका।
तो अपना दल की जो रिलेवेंस है वो कहीं ना कहीं दांव पे लग गई है, और इसमें ये एपिसोड ने इनकी पार्टी के अस्तित्व को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े किए। नहीं, ये बड़ी गंभीर जो आप बात कह रहे हैं राहुल जी। हालांकि हम लोगों ने ये लगातार पाया है कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी को एक ऐसे मुकाम पर तो पहुंचा ही दिया जहां पर आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में या देश में जितनी मजबूत राजनीतिक स्थिति को एंजॉय कर रही थी या आज भी कर रही है, उसके बावजूद वो अनुप्रिया पटेल की अपना दल पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकती। ये हम लोगों ने पाया है। गठबंधन धर्म मन से निभा रहे हो या बेमन से निभा रहे हो, लेकिन निभाना पड़ रहा है, इतना तो आप अनुप्रिया पटेल को क्रेडिट देंगे। लेकिन ये आज जब हम 2025 में इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये अखिलेश यादव की पीडीए की सियासत है जिसने असहज कर दिया है अनुप्रिया पटेल को, और उनको लग रहा है कि रहा सहा जो कुर्मी वोट बैंक है उनका, जिसमें एक अच्छी खासी सेंधमारी 2024 में अखिलेश यादव ने कर दी है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने नेताओं को प्रोत्साहित किया है ग्राउंड पर जाकर काम करने के लिए। प्रतापगढ़ का जिक्र आया, प्रतापगढ़ में गली गली घूम रहे हैं उनके नेता, और उन तमाम इलाकों में जहां अपना दल और अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व है वहां अखिलेश यादव का कोई ना कोई नेता, और खास करके उस जाति समूह से आने वाला नेता सक्रिय है। तो क्या ये अखिलेश यादव की सियासत है जिससे डिस्कम्फर्ट हो गई है अनुप्रिया पटेल और अपना दल, या दिल्ली का कोई इशारा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सब कुछ सही तो नहीं चलने देना चाहिए? देखिए अमित जी, दोनों ही चीजें सही हैं। मतलब जो परिस्थितियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, अब देखिए जिस प्रकार से तमाम, चाहे अनुप्रिया पटेल के बयान हो, आशीष पटेल तो काफी तल्ख टिप्पणी करते रहे, कठोर जो है कि हमला कर देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के में मंत्री होने के बावजूद भी, लेकिन एक बार भी ऐसी कोई टिप्पणी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी के लिए या अमित शाह जी के लिए, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लिए नहीं किया है। तो ये चीजें अगर हम लोग देखें कि लोकसभा चुनाव के बाद उस समय जब योगी जी के ऊपर काफी ज्यादा जो है कि वो एक हमला की स्थिति पार्टी के भीतर बनी हुई थी, तो उस समय भी जो है कि पार्टी के भीतर से तो हमले हो ही रहे थे उप मुख्यमंत्री मौर्य जी की तरफ से। बाकी और वो बयान भी हम लोगों को याद है कि सरकार नहीं संगठन महत्वपूर्ण है, मौर्य जी लगातार दोहराते रहते थे उस बयान को, उसमें भी इनके हमले हो रहे थे। लेकिन एक जो चीज बहुत चिंतित करने वाली है अपना दल के लिए, अनुप्रिया पटेल के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, वो ये है कि देखिए आखिर अगर, जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यादव समूह के एक तरह के बाद ये भी काफी बड़ा सा समूह है, और उन्होंने जिस प्रकार से उनका वोटिंग पैटर्न रहा, और उसमें तमाम उनके नेताओं को जिस तरह से समाजवादी पार्टी महत्व दे रही है, और अनुप्रिया पटेल का अपने ही सीट पे बुरी तरह से फंसने वाली स्थिति किसी तरह से जीत पाना, तो वो तमाम परिस्थितियां दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं अपना दल के लिए जो है कि राह आसान नहीं है। जैसे जैसे पीडीए का स्लोगन जो है कि वो मजबूत हो रहा है, उनके ऊपर कहीं न कहीं वो स्थिति कि उनके लिए आसान स्थिति यह है कि अगर आप सोच के देखिए, कभी बीजेपी राज्य में सत्ता में नहीं होती, केंद्र में सत्ता में नहीं होती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अनुप्रिया पटेल अभी समाजवादी पार्टी के साथ आ चुकी होती। लेकिन चूंकि दोनों जगह अभी बीजेपी सत्ता में है, तो वो अभी मुफ्त वाला मामला है कि वो पार्टियां सत्ता में आती इसलिए वो कि वो लाभ ले सके, अपना उस हिस्से का लाभांश वो ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे एक वोट बैंक की परिस्थितियां बिगड़ रही है, उसने अपना दल में भी बेचैनी लाई है और भारतीय जनता पार्टी में भी बेचैनी लाई है। भारतीय जनता पार्टी केवल, हम लोग एक सामान्य व्याख्या जरूर करते हैं कि बिहार के चुनाव है इसलिए जातिगत जनगणना पे जो है कि बीजेपी तैयार होगी, लेकिन अगर इसको देखें तो वो उत्तर प्रदेश के वो परिदृश्य भी है जिस कारण से कि बीजेपी को जातिगत जनगणना सरीखे मामले पे बड़ा यूटर्न लेना पड़ा है उन्हें, जो उन्होंने चुप्पी साध के रखी थी उसकी खुलेआम उन्हें घोषणा करनी पड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही मामले हैं, चाहे वो दबाव हो जनता का, क्योंकि जो तमाम जगह पे स्थितियां बनी हुई है, उनके खुद के लोग, उनके समुदाय के लोग जो है कि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में, उन्हें लग रहा है कि वहां पे उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है उनके लिए। तो वो जो हिंदुत्व का तार जैसे जैसे कमजोर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के छतरी के नीचे बहुत शानदार ढंग से 2014, 2017, 2019 में एक तरह से जाति गुटबंदी करके रखी हुई थी, लेकिन वो हिंदुत्व का तार कमजोर हो रहा है। जाति जो समूह गुटबंदी थी वो समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन के फेवर में जा रहा है। तो इस स्थिति में एक ये मामला जो है कि और कठिनाइयों में फंस चुका है। लगातार देखिए अभी सवाल उठ रहे हैं कि अपना दल में के भीतर अब क्यों इस तरह से जो टूट फूट की स्थितियां बन रही हैं। देखिए जब वो पार्टी चुनाव में परफॉर्मेंस नहीं करेगी और वो उस स्थिति में तो उसके भीतर बागी धड़े होंगे तैयार उसमें, लेकिन उन बागी धड़ों को जब
राज्य सरकार का समर्थन भी प्राप्त होगा। हम लोगों ने देखा कि इनके कुछ बागी समूह के लोग थे, गठबंधन धर्म में ये चीज होता है कि पूर्वांचल समूह में उन लोगों को जो है कि वो पद प्रदान किया गया था। आशीष पटेल ने मांग की कि भाई उन लोगों का बाहर कीजिए, वो हमारे बागी हैं वो, लेकिन फिर भी वो लोग अपने पद पे बने हुए रहे। तो ये जो राज्य सरकार के साथ खींचातानी और पार्टी के भीतर एक असंतोष की स्थिति और समाज के भीतर असंतोष, देखिए पार्टी का असंतोष बड़ा मामला नहीं है, समाज के भीतर का जो असंतोष है, जो उनका मुख्य वोट बैंक है, वो असंतोष जो है वो बड़ा गंभीर मामला है। जी बिल्कुल, एक तरीके से कि वोटर क्या के साथ है नहीं है ये बड़ा सवाल है। लेकिन विजय जी, दो सवाल मेरे ये हैं। आपने अपने पहले जवाब में कहा कि डिमोशन हो गया, कौन करेगा आशीष पटेल का डिमोशन? वो उन्होंने खुद ही किया है या अनुप्रिया पटेल ने किया? ये सवाल मेरा एक है। और दूसरा ये है कि बड़ी चर्चा रहती है, आप लखनऊ में रहते हैं, कि पल्लवी पटेल के भी रिश्ते बड़े अच्छे हैं सत्ता के लोगों से, भले वो समाजवादी पार्टी के सिंबल में विधायक हैं। ये होता है कि अनुप्रिया पटेल है इसीलिए गठबंधन रुका हुआ है, अगर अनुप्रिया पटेल चली जाए तो पल्लवी पटेल आ जाएंगी गठबंधन में। तो दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहिए। देखिए, बीजेपी के साथ अपना दल अनुप्रिया पटेल 2014 से है, तो 2 सीटें इनको मिली, पहली बार लोकसभा में एंट्री मिली बीजेपी के साथ। 17 में ये साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उस समय इनको 12 सीटें मिल गई। 22 में इनको 13 सीटें मिल गई। 24 में इनको सिर्फ 1 लोकसभा सीट आई। हालांकि बीजेपी भी बहुत नीचे आई, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी आ गई नीचे। तो ये एक दूसरे पे दोनों आश्रित हो गए दल, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी। चूंकि कुर्मी लीडर कोई बीजेपी के पास बड़ा लीडर नहीं है, हालांकि स्वतंत्र देव सिंह हैं जो जल शक्ति मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आप याद करिए कि 22 में प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव जी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, और 24 में बड़ी मात्रा में कुर्मी समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, वहां पे उनके ज्यादा कैंडिडेट जीत के आए। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी कम्युनिटी का जो वोट है एक तरीके से आउटसोर्स कर रखा है, जो जिसका काम पूरा अपना दल सोनेलाल के पास है। अच्छा, इसी दरमियान पिछले 10 सालों के बीच में दल में बंटवारा भी हो गया, इसके बावजूद इनकी सीटें विधानसभा की 13 आ गई। तो विनेबिलिटी इस पार्टी में दिखती है। अगर आप 19 सीट लड़के 13 सीट जीतते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रेशियो है, और अपना दल इस स्टेटस को एंजॉय कर रहा है। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता, या वो ये भूल जाते हैं कि ये जो जीत इनकी है ये बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण है। पार्टी की अपनी ताकत नहीं है, और पार्टी की जो ताकत बढ़ानी चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। इसीलिए 24 की लोकसभा में आप देखें, इवन की 22 की लोकसभा में भी पल्लवी पटेल की एंट्री होती है, अपना दल कमेरावादी, हाँ कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी के तौर पे, फिर उसके बाद लोकसभा में ज्यादा नुकसान होता है। तो अपना दल का जो संगठन का काम था वो काम कमजोर हुआ। अब जब आपका अपना संगठन कमजोर होता है, जब आपकी पार्टी कमजोर होती, जब पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठना शुरू हो लीडरशिप के खिलाफ, तो आपके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं होती सिवाय इसके कि आप डाइवर्ट करें, उस आरोप को आप कहीं और मढ़ दें। आशीष पटेल ने यही काम किया, उन्होंने डाइवर्जन किया। वो एक कोई अच्छे राजनेता के तौर पे स्थापित नहीं हो पाए हैं, वो अभी बहुत कम समय हुआ उनको राजनीति में आए हुए, और सीधे सीधे पार्टी के शीर्ष पे हैं। तो बहुत सी चीजें उनको सीखनी थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया 1700 करोड़ वाला मामला लेके, बीजेपी को लेके कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, आप नहीं निभा रहे हैं। देखिए, गठबंधन का मतलब हर बात आपकी मान ली जाए ऐसा नहीं होता है। कोई भी पार्टी किसी की भी सारी बातें नहीं, ये तो आप आपस में तालमेल करके जब चीजें करते हैं, कोई निर्णय आप लेते हैं, तालमेल करके ले रहे हैं, तब तो वहां इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक तरफा कोई चीज करेंगे तो नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये बीच में नाराजगी भी जता रहे थे बीजेपी से, और इनकी एक स्ट्रेटजी थी कि भाई नाराजगी जताते रहो तो शायद ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जब आप नाराजगी जताएंगे और बेनिफिट लेना चाहेंगे तो आपके पास अपने पास भी जनाधार की पूंजी मजबूत होनी चाहिए, वो पूंजी आपकी कमजोर हुई। और जो ये टिकटों को लेकर जो आर्थिक आरोप लगे पार्टी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गए। इसीलिए लोकसभा चुनाव में इनको नुकसान हुआ। और एक तरीके से जो सिंपैथी थी कि अनुप्रिया पटेल को लेकर कि सोनेलाल जी की बेटी है, सोनेलाल जी ने कुर्मी समाज के लिए पहली बार पार्टी बनाई उत्तर प्रदेश में, इसके पहले कुर्मियों की कोई इंडिपेंडेंट या सिर्फ कुर्मी को फोकस करते हुए कोई पार्टी नहीं थी उत्तर प्रदेश में।
तो कुर्मी समाज में एक तरीके से सिंपैथी थी, उस सिंपैथी को ये बनाए नहीं रख सके। और जो नए लोग हैं कुर्मी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो थोड़ा चतुर हैं और समझदारी से निर्णय ले रहे हैं। उनको ये लगता है कि हमारे हित कहाँ ज्यादा बेहतर हैं, हमारा सम्मान एक ऐसा कंटेंट है पूरी कुर्मी पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुर्मी समाज को देखें तो हर खित्ते में अलग अलग तरीके से वोट करता है। उसकी वजह यही है कि उनको हर जगह अपना सम्मान चाहिए। वो पार्टी फिर नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारे साथ कौन ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर रहा है। तो जो अच्छा डील करता है ये उसी के साथ खड़े हो जाते हैं, बिरादरी का भी हो और उसका जो संपर्क करने का तरीका हो सम्मानजनक हो। ये बात अपना दल में मिसिंग है। अपना दल में जिस तरीके से ब्रजेंद्र सिंह ने जो आरोप लगाए या जो बौद्ध जी ने आरोप लगाए कुछ लोगों से बात करते हुए, जो राज्य मंत्री हैं अपना दल से और जिनको हटाने की चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि भले ही आपकी पार्टी 13 विधायकों की है, लगातार आप इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा में भले नुकसान हुआ, विधानसभा में आपने इंप्रूव किया, तो किसी पार्टी के लिए ठीक संकेत नहीं है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आशीष पटेल ने जिस तरह का भाषण दिया, जिस तरह का पोस्चर उन्होंने दिया स्टेट गवर्नमेंट को, और जो उन्होंने सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोशिश की ये जताने की नहीं सेंटर मेरे साथ है, तो एक तरीके से ये बहुत ही हल्के स्तर की उन्होंने राजनीति कर दी। अब देखिए टकराव है कि नहीं है ये कोई नहीं जानता, और मैं मानता हूं कि टकराव की बातें कई बार प्लांट भी की जाती हैं ताकि चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से हम उसकी एनालिसिस कर सकें, व्याख्या कर सकें, या हम अपनी बात को कह सकें जो हम कहना चाहते हैं। हिडन एजेंडे की सारी बातें टकराव के दरमियान ही कही जाती हैं। उन्होंने उसका भी इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत ही मतलब इसको कहते हैं एक्सट्रीम टूल था इनका, और ये टूल इन्होंने यूज कर लिया। अब इनके पास ज्यादा इससे कुछ है नहीं। अच्छा, उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बोला और कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए बोला और नीचे आ गए, तो संकेत तो अनुप्रिया पटेल ने दे ही दिया कि भाई हमारी पार्टी में जो डिसीजन है वो मैं लेती हूँ, आशीष पटेल नहीं लेते हैं। तो ये जो उन्होंने संदेश दिया है अनुप्रिया पटेल ने, वो डैमेज कंट्रोल को रोकने वाला है, डैमेज कंट्रोल करने वाला है। तो क्या डैमेज किसको हुआ है? क्या ये डैमेज सरकार को हो रहा है? क्या डैमेज गठबंधन को हो रहा है? या डैमेज अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और अपना दल सोनेलाल को हो रहा है? इस शायद 2027 के चुनाव में ज्यादा बेहतर पता चलेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में आज इतना ही। विजय जी, राहुल जी और अमीश जी और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।